तो सैनिकों ने उसे बलि बनाने का फैसला कर लिया। जैसे ही समुद्र का राक्षस जागा, उसी समय नीमो और लीना वहां पहुंच गए। सालों से द्वीप पर फंसे सैनिक लीना को देखकर हैरान रह गए। उसी मौके का फायदा उठाकर ऊपर पेड़ से रस्सी फेंकी गई और छोटे ब्लैक को बचा लिया गया। लेकिन अगला पल डरावना था। समुद्री राक्षस पानी से बाहर आया। सैनिक उसे नीमो पर हमला करने का आदेश देने लगे, पर जंगली जानवर कभी वफादार नहीं होते। राक्षस ने उल्टा उसी सैनिक को अपना शिकार बना लिया। मौका देखकर सब लोग भागते हुए वापस नॉटिलस सबमरीन तक पहुंच गए। लेकिन जब काली लड़की जहाज के डेक पर खड़ी हुई, वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने पहली बार ऐसा जहाज देखा था जो पानी के ऊपर नहीं बल्कि समुद्र के नीचे चलता था। सबमरीन के अंदर मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की ने आज तक कभी पनडुब्बी नहीं देखी थी, उसे समझ ही नहीं आता कि ये जहाज पानी के ऊपर नहीं बल्कि पानी के नीचे चलता है। लेकिन तभी अचानक एक विशाल समुद्री जीव पूरी सबमरीन को अपनी लंबी और ताकतवर बॉडी से जकड़ लेता है। उसका आकार इतना बड़ा था कि पूरी सबमरीन उसकी पकड़ में आ गई। शुरुआत में सभी को लगा कि वो सिर्फ दबाकर जहाज को तोड़ना चाहता है, लेकिन असली खतरा कुछ और था। वो जीव बिजली छोड़ सकता था। स्थिति बिगड़ती देख कैप्टन नीमो तुरंत सबमरीन की पूरी बिजली बंद करने का आदेश देता है, क्योंकि अगर सिस्टम चालू रहता तो पूरा जहाज करंट की चपेट में आ सकता था। अब सब फंस चुके थे, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी लीना आगे आती है। वो बचपन से एक वैज्ञानिक के साथ पली बढ़ी थी, इसलिए मशीन और विज्ञान की उसे अच्छी समझ थी। काफी सोचने और गणना करने के बाद वो एक खतरनाक योजना बताती है। उसका प्लान काम कर सकता था, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो सबमरीन में मौजूद हर इंसान बिजली लगने से मर सकता था। फिर भी नीमो उस पर भरोसा करता है। वो साफ कहता है, इंजन सुरक्षित रहना चाहिए, बाकी तुम जो सही समझो करो। अब सबकी उम्मीद सिर्फ लीना पर टिक जाती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि असली मुसीबत अभी शुरू होने वाली है। कुछ समय पहले द्वीप पर कुत्ते ने अनजाने में एक अजीब तरह के जहरीले कण सांस के साथ अंदर ले लिए थे। अब वही खतरनाक कण धीरे धीरे सबमरीन के अंदर फैलने लगे। जैसे ही इंजन चालू किया गया, बिजली का दबाव बढ़ने लगा। समुद्री जीव भी खतरा महसूस करके और ज्यादा बिजली छोड़ने लगा। वोल्टेज अपनी सीमा तक पहुंच गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो जीव अभी भी सबमरीन से चिपका हुआ था। अचानक जोरदार चिंगारियां निकलती हैं और जहाज के लोग खुद ही बिजली की चपेट में आकर गिर पड़ते हैं। योजना पूरी तरह असफल हो चुकी थी। उधर जहाज के अंदर फैल रहे जहरीले कण लोगों के दिमाग पर असर डालने लगे। क्रू मेंबर गुस्सैल और अस्थिर होने लगे। डिजाइनर गुस्से में लीना को दोष देने लगता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि नीमो और उसके बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। टीम का भरोसा टूटने लगता है। तभी जहाज की देखभाल करने वाली रोड़ी सबको शांत करती है और याद दिलाती है कि इस समय लड़ने का नहीं, बचने का वक्त है। लीना के कपड़े तक जल चुके थे, फिर भी वो हार नहीं मानती। वो नीमो से वादा करती है कि वो सब ठीक कर देगी, लेकिन हालात लगातार खराब होते जा रहे थे। संक्रमण का असर बढ़ता है। एक क्रू मेंबर गुस्से में आकर मशीन तोड़ देता है, जबकि दूसरा सैनिक अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है। फिर भी लीना हार नहीं मानती। वो दोबारा नया सिस्टम तैयार करती है और पूरी उम्मीद के साथ एक बार फिर कोशिश करती है, लेकिन इस बार भी नतीजा वही निकलता है। अब लीना खुद पर शक करने लगती है। उसी समय नीमो कंट्रोल एरिया में पहुंचता है और देखकर चौंक जाता है। समुद्री जीव ने खुद ही सबमरीन को छोड़ दिया था। लेकिन राहत ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि आसपास का तापमान तेजी से बढ़ रहा था। मतलब साफ था, अब उनसे भी बड़ा खतरा उनकी ओर बढ़ रहा था। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। जल्दी जल्दी भागने की वजह से उस विशाल समुद्री जीव का एक कठोर हिस्सा सबमरीन में फंस गया था। जैसे ही वो जीव अलग हुआ, सभी लोगों को असली सच्चाई दिखाई दी। उनके सामने समुद्र के नीचे एक भयानक ज्वालामुखी सक्रिय हो चुका था। अब सबमरीन सीधे मौत की ओर बढ़ रही थी। व्हाइट जय जहाज की दिशा बदलने की कोशिश करता है, लेकिन सबमरीन हिल तक नहीं रही थी। तभी समझ आता है कि वही फंसा हुआ हिस्सा जहाज को जकड़े हुए है। कैप्टन नीमो तुरंत इंजन रूम से अतिरिक्त बिजली देने को कहते हैं, लेकिन लीना अभी भी अपनी असफलता के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई थी। उसी समय एक और डरावनी खबर मिलती है। छोटे ब्लैक को टॉर्पीडो सेक्शन में कुछ खतरनाक चीज मिलती है। नाइट्रोग्लिसरीन में भीगे हुए कपास के कई ड्रम। अगर तापमान थोड़ा भी बढ़ा तो पूरी सबमरीन अंदर से ही उड़ सकती थी। अब सबसे पहले उन विस्फोटकों को ठंडे कमरे में ले जाना जरूरी था, लेकिन एक बच्चे के लिए यह काम आसान नहीं था। इसलिए नियमो एक क्रू मेंबर को उसकी मदद के लिए भेजता है और खुद डाइविंग सूट पहनकर बाहर जाकर फंसा हुआ हिस्सा हटाने का फैसला करता है। लेकिन उसे पता नहीं था कि जहाज में फैल चुका संक्रमण अब उस पर भी असर डाल चुका है। डाइविंग चैम्बर की ओर जाते समय अचानक उसे अपनी मृत पत्नी दिखाई देने लगती है। वो भ्रम में उसके पीछे चल पड़ता है,
मानो फिर से अपने पुराने खुशहाल घर में लौट आया हो। उसे अपनी बेटी दिखाई देती है जो उसे एक छोटा सा उपहार देती है, वही उपहार जिसके नाम पर बाद में इस सबमरीन का नाम रखा गया था। अगर नीमो कभी भारत का राजकुमार ना होता तो शायद ईस्ट इंडिया कंपनी उसके परिवार को नष्ट भी न करती। इन यादों में खोकर नीमो बेहोश होकर गिर जाता है। अब जहाज पूरी तरह नियंत्रण खो चुका था और सीधे ज्वालामुखी की ओर बढ़ रहा था। उधर ब्लैक और उसका साथी किसी तरह विस्फोटक ड्रम को ठंडे कमरे तक पहुंचा देते हैं। तभी ब्लैक नोटिस करता है कि उसके साथी के हाथ पर काली नस जैसी रेखाएं फैल रही हैं। शुरू में वो इसे गंदगी समझकर नजरअंदाज करता है, लेकिन अचानक ब्लैक खुद बेहोश होकर गिर पड़ता है। तब उसे समझ आता है जहाज में कोई अजीब संक्रमण फैल चुका है। हैरानी की बात यह थी कि ठंडे कमरे में आते ही उसके हाथ की काली रेखाएं गायब होने लगती हैं। मतलब साफ था, ठंड ही इस बीमारी का इलाज थी। लेकिन जब तक वो बाकी लोगों को बचाने के बारे में सोचते, सबमरीन पहले ही ज्वालामुखी के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। अब सब बेहोश पड़े थे। ऐसे समय में आखिर कौन सबको बचाएगा? तभी लीना खुद को संभालती है। वो बाहर निकलकर देखती है पूरा जहाज खामोश पड़ा है, हर इंसान बेहोश हो चुका है। डाइविंग चैम्बर के पास उसे आखिरी होश में बचा साथी मिलता है जो बताता है कि अगर काली रेखाएं आंखों तक पहुंच जाएं तो इंसान तुरंत बेहोश हो जाता है और तापमान कम करने से ही संक्रमण रोका जा सकता है। अब लीना फैसला करती है वो खुद डाइविंग सूट पहनकर बाहर जाएगी और फंसा हुआ हिस्सा हटाएगी। अंदर से जहाज को संभालने की जिम्मेदारी उसके साथी को मिलती है। भारी डर के बावजूद लीना डाइविंग चैम्बर में प्रवेश करती है। जैसे ही पानी अंदर भरता है उसके पैरों के नीचे लाल चमकता समुद्र दिखाई देता है। डर से उसके दांत कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वो हिम्मत जुटाकर समुद्र में छलांग लगा देती है। रस्सी के सहारे वो धीरे धीरे सबमरीन के आगे बढ़ती है, लेकिन किसी को पता नहीं चलता कि संक्रमण की काली रेखाएं अब उसके चेहरे तक पहुंच चुकी थीं। चढ़ते चढ़ते उसे भ्रम होने लगता है। उसे अपने पिता की मौत वाला दिन याद आता है, उसकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक पल। वो लगभग हार मानने ही वाली थी। तभी उसे अपने पिता की आवाज याद आती है, जहां गिरो वहीं से उठना सीखो। ये शब्द उसे फिर से हिम्मत दे देते हैं। लीना आंसू पोंछकर आगे बढ़ती है। तेज गर्मी उसके शरीर को जला रही थी, लेकिन वो रुकती नहीं। तभी उसे एहसास होता है मंजिल अब सिर्फ 5 मीटर दूर है, लेकिन रस्सी छोटी पड़ गई है। एक पल भी सोचे बिना वो रस्सी खोल देती है। अब उसके पास वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। पूरी ताकत लगाकर वो आगे छलांग लगाती है और आखिरकार उस फंसे हुए हिस्से तक पहुंच जाती है। अब अगला पल तय करेगा, सबमरीन बचेगी या सब खत्म हो जाएगा। लीना अपनी पूरी ताकत लगा चुकी थी। उसे सिर्फ सबमरीन को बचाना ही नहीं था, बल्कि अपने शरीर में फैल चुके संक्रमण से भी लड़ना था। आखिरकार जैसे ही उसने फंसा हुआ हिस्सा बाहर खींचा, सबमरीन की दिशा तुरंत बदल गई। मौत से बस कुछ ही दूरी पर जहाज खतरनाक ज्वालामुखी के लावे को छूते हुए निकल गया। लेकिन सबको बचाने वाली लीना खुद समुद्र की गहराई में गिर गई। उधर सबमरीन के अंदर तापमान धीरे धीरे कम होने लगा और ठंड की वजह से पूरे जहाज में फैला वायरस खत्म होने लगा। क्रू मेंबर खुशी से एक दूसरे को गले लगाने लगे, लेकिन तभी कैप्टन नीमो को एहसास हुआ लीना वापस नहीं आई है। बिना एक पल गंवाए उन्होंने जहाज को तुरंत वापस मोड़ने का आदेश दिया। वो अब किसी और साथी को खोना नहीं चाहते थे। किस्मत अच्छी थी, मजबूत डाइविंग सूट की वजह से लीना अभी भी सुरक्षित मिली। लेकिन जब उसे जहाज के अंदर लाया गया तो पता चला कि उसकी सांसें रुक चुकी थीं। पूरा जहाज शोक में डूब गया। सबको लगा जिस लड़की ने सबकी जान बचाई वो खुद नहीं बच सकी, लेकिन डिजाइनर बोवा ने हार नहीं मानी। उसने इलेक्ट्रिक गन के पार्ट्स निकालकर एक अस्थाई हार्ट मशीन बना डाली। एक बार झटका दिया, कोई असर नहीं। दूसरी बार, और तभी लीना की सांसें वापस चलने लगीं। सबने मौत के मुंह से उसे वापस खींच लिया था। पूरा जहाज खुशी से गूंज उठा। अब लीना सिर्फ मेहमान नहीं रही। कैप्टन नीमो ने आधिकारिक रूप से उसे अपनी टीम का हिस्सा बना लिया। कुछ समय बाद जब लीना पूरी तरह ठीक हुई तो उसने समुद्र के नीचे देखी एक अजीब चीज के बारे में बताया। जब उसका ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और वो बेहोश होने वाली थी, तब उसे गहराई में एक विशाल संरचना दिखाई दी, कुछ वैसा जैसे कोई प्राचीन नोआ की नाव। उसे लगा ये मरने से पहले दिखने वाला भ्रम था, लेकिन ये सुनते ही बोवा गंभीर हो गया, क्योंकि वो उसी खोई हुई सभ्यता की तलाश में था। कैप्टन नीमो ने इस बात को मजाक समझा, क्योंकि कहानी के अनुसार वो जगह अटलांटिक महासागर में थी, न कि वहां जहां वे अभी थे। लेकिन बोवा ने तुरंत सबूत दिखाया, एक पुराना नक्शा जो उसे पहले एक प्राचीन लाइब्रेरी से मिला था। फिर भी नीमो को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका असली लक्ष्य था डूबे हुए खजाने ढूंढना और ईस्ट इंडिया कंपनी से बदला लेना। पुरानी सभ्यता की खोज
उसके लिए बेकार थी। लेकिन जब लीना भी इस मिशन के लिए तैयार हो गई और बोवा लगातार समझाता रहा तो नीमो को एहसास हुआ जैसे बदला उसका सपना है, वैसे ही समुद्र के रहस्य खोजना बोवा का सपना है। आखिरकार उसने इस अभियान की अनुमति दे दी। पुराने दोस्त का सपना पूरा करने के लिए अब 5 लोगों की एक एक्सप्लोरेशन टीम तैयार हुई। रॉबर्ट रास्ते में मछली पकड़ने की सोच रहा था, लेकिन बोवा ने उसे रोक दिया। ये शिकार नहीं, वैज्ञानिक खोज थी। सबको इलेक्ट्रिक हथियार दिए गए। डाइविंग चैम्बर खुला और शुरू हुई अटलांटिस की खोज की सबसे खतरनाक यात्रा। जल्द ही साबित हो गया कि लीना ने जो देखा था वो सच था। बोवा ने एक पत्थर गहराई में फेंका और अंधेरे समुद्र में अचानक रहस्यमयी रोशनी चमक उठी। उनके सामने था खोई हुई सभ्यता, एटलांटिस का विशाल ढांचा। जमीन पूरी तरह 6 कोनों वाले पत्थरों से बनी थी। उन्हें एक पुरानी सीढ़ी भी मिली। सब उत्साह में आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अंधेरे में एक रहस्यमयी काली आकृति चुपचाप उनका पीछा कर रही थी। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वे एक विशाल खुले प्लेटफॉर्म तक पहुंचे। पानी के बहाव से साफ था कि ऊपर कहीं हवा मौजूद है। उन्होंने अपने भारी उपकरण उतारे और तेजी से ऊपर की ओर तैरने लगे। कुछ ही पलों बाद वे पानी की सतह के ऊपर पहुंच चुके थे और अब अटलांटिस का असली रहस्य उनके सामने आने वाला था। सब लोग फ्लोरोसेंट लाइट जलाकर उस रहस्यमयी जगह की खोज शुरू करते हैं। कुछ ही देर में बोवा को ऐसी अजीब पौधियां दिखाई देती हैं जिन्हें उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। लेकिन एक बात साफ थी, इतनी छोटी जगह किसी बड़े शहर जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी। बाहर निकलने वाले रास्ते की सुरक्षा के लिए दाढ़ी वाला साथी वहीं रुक गया, जबकि बाकी लोग अंदर की ओर बढ़ते रहे। तभी लीना की नजर चट्टान पर पड़े एक जीवाश्म पर गई। वह उत्साहित होकर बताने लगी, येसी लिली नाम का प्राचीन जीव है जो लगभग 400 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर मौजूद था। वह सबको समझा ही रही थी कि अचानक उसे एहसास हुआ रॉबर्ट बिल्कुल शांत खड़ा है, न बोल रहा था न हिल रहा था और उसका शरीर कांप रहा था। लीना घबराकर उसके पास गई और जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। जिस जीव को अब तक सिर्फ किताबों में पढ़ा गया था, वहां उनकी पूरी कॉलोनी मौजूद थी। चारों तरफ जिंदा समुद्री लिली जैसे जीव फैले हुए थे जो धीरे धीरे रॉबर्ट को जकड़ रहे थे। लीना ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वे जीव बेहद मजबूत थे। तभी टूटी हुई लाइट से जमीन पर कांच के टुकड़े फैल गए। काफी मेहनत के बाद उन्होंने उन कनखजूरा जैसे जीवों को काटकर रॉबर्ट को आजाद किया। लेकिन इस दौरान लीना का दस्ताना फट गया। अब उसका हाथ सीधे समुद्री पानी के संपर्क में था। तभी कैप्टन नीमो वहां पहुंचे। रोशनी पड़ते ही सबके होश उड़ गए। पूरी दीवार उन प्राचीन जीवों से भर चुकी थी। अब वहां रुकना मतलब मौत को बुलाना था। सबको तुरंत वापस लौटना था। लेकिन बोवा, जो इतनी बड़ी खोज से बेहद उत्साहित था, एक संकरे सुरंग रास्ते में घुसने लगा। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि खतरा सिर पर आ चुका है। उधर बाकी लोग बाहर निकल चुके थे। अच्छी बात यह थी कि ये जीव तेज रोशनी से डरते थे। फ्लोरोसेंट स्टिक कुछ समय तक उन्हें रोक सकती थी, लेकिन नियमो जानता था उसे बोवा को वापस लाना ही होगा। जाने से पहले उसने सबमरीन की जिम्मेदारी लीना को सौंप दी और कहा अगर वह वापस न लौटा तो अगली कप्तान लीना होगी। दोनों ने चुपचाप विदा ली। उधर सुरंग के अंदर बोवा को मिट्टी में एक सुनहरी चमकता पत्थर मिला। वह कुछ समझाने ही वाला था कि नीमो वहां पहुंच गया। दोनों तुरंत वापस भागने लगे। उन्हें लगा रोशनी होने से रास्ता आसान रहेगा, लेकिन फ्लोरोसेंट लाइट की भी समय सीमा थी। जैसे ही रोशनी बुझी, चारों तरफ अंधेरा छा गया और अंधेरे में उन जीवों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। वे पूरी ताकत से भागने लगे, लेकिन बाहर निकलने से बस कुछ कदम पहले बोवा गिर पड़ा। वह नीमो की ओर रेंगते हुए बढ़ा। दोनों के हाथ बस छूने ही वाले थे कि समुद्री जीवों ने बोवा को पीछे खींच लिया। उसने नीमो की तरफ देखा, वैसी ही नजर से जैसे कभी जेल विद्रोह के समय देखा था। नीमो समझ गया ये विदाई थी। दिल पर पत्थर रखकर उसे आगे बढ़ना पड़ा। उधर बाहर इंतजार कर रहे बाकी लोग भी सुरक्षित नहीं थे। अचानक अजीब समुद्री जीवों का झुंड उन पर टूट पड़ा और लीना के घायल हाथ से निकलती खून की गंध ने एक विशाल शार्क को आकर्षित कर लिया। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई, लेकिन सही समय पर उनकी इलेक्ट्रिक गन काम आई। काफी संघर्ष के बाद वे बच निकले। कुछ देर बाद नीमो लड़खड़ाते हुए सुरंग से बाहर आया और तुरंत बेहोश होकर गिर पड़ा। वह अपनी आखिरी सांस रोककर बाहर तक पहुंचा था। ऐसे समय में दाढ़ी वाले साथी ने अपना हेलमेट उतारकर नीमो को दे दिया। सब एक दूसरे का सहारा बनते हुए किसी तरह सबमरीन तक लौट आए। वे बच तो गए, लेकिन बोवा हमेशा के लिए खो गया। असल में बोवा जानता था कि नीमो ने सबमरीन बदले के लिए हासिल की थी।
फिर भी उसने उसे कप्तान बनाया क्योंकि वह चाहता था कि समुद्र की खूबसूरती नीमो के टूटे हुए दिल को ठीक कर सके। लेकिन हर खोज की कीमत होती है। भारी दिल और दुख के साथ टीम वापस सबमरीन में लौटी और अब उनका सफर उत्तर ध्रुव की ओर बढ़ने लगा। नीमो और लीना जब बर्फीले समुद्र के अद्भुत नजारों की बात कर रहे थे, तभी अचानक पीछे से तोप चलने की जोरदार आवाज गूंजी। दुश्मन जहाज निडर युद्धपोत उनका पीछा करते हुए वहां तक पहुंच चुका था। स्थिति समझते ही नीमो ने तुरंत आदेश दिया, सबमरीन को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाया जाए। योजना के अनुसार उन्हें हिमखंड से पहले ही नीचे गोता लगाना था, लेकिन इस बार नीमो ने दुश्मन को पूरी तरह चकमा देने का फैसला किया। उसने एक खतरनाक चाल सोची, तेज रफ्तार में ड्रिफ्ट करते हुए नीचे गोता लगाना ताकि दुश्मन जहाज सीधे बर्फ से टकरा जाए। जैसा उसने सोचा था, दुश्मन कप्तान जाल में फंस गया। उसे लगा सबमरीन नियंत्रण खो चुकी है, इसलिए उसने अपनी पूरी ताकत से पीछा जारी रखने का आदेश दे दिया। लेकिन यही नीमो से एक बड़ी गलती हो गई। उसने सबमरीन की अधिकतम गोता दूरी गलत गणना कर ली और अगले ही पल सबमरीन सीधे जाकर जमी हुई बर्फ की सतह से टकरा गई। टक्कर बेहद भयानक थी। हालांकि दुश्मन जहाज की हालत उससे भी खराब हुई। तेज गति के कारण वह बर्फ तोड़ते हुए उत्तर ध्रुव के गहरे हिस्से में फिसल गया। किस्मत से सबमरीन से हुई रगड़ ने उसकी रफ्तार कम कर दी। दुश्मन जहाज किसी तरह रुक तो गया, लेकिन उसका प्रोपेलर बर्फ में फंस चुका था। इतनी ठंड में कोई इंसान पानी में 10 सेकंड भी जीवित नहीं रह सकता था। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। उधर नीमो की सबमरीन भी सुरक्षित नहीं थी। टक्कर से एक जरूरी पुर्जा टूट गया था। उसे ठीक करने के लिए भट्टी यानी फोर्ज की जरूरत थी और ऐसी भट्टी सिर्फ दुश्मन जहाज पर मौजूद थी। अब मजबूरी में नीमो को दुश्मनों से बातचीत करनी पड़ी। दुश्मन जहाज का बैरन हेनरी समझ रहा था कि नीमो आत्मसमर्पण करने आया है। वह गोली चलाने ही वाला था, लेकिन उसके साथी ने उसे रोक दिया। ऐसी हालत में सौदा सुन लेना ही बेहतर था। नीमो की शर्त साफ थी, अगर वे सबमरीन का टूटा हिस्सा ठीक करने के लिए भट्टी इस्तेमाल करने दें, तो बदले में सबमरीन उन्हें बर्फ से बाहर निकालने में मदद करेगी। लेकिन अगर उन्होंने जबरदस्ती सबमरीन कब्जाने की कोशिश की, तो पीछे खड़ा दाढ़ी वाला साथी धमाका कर देगा और फिर सब लोग इसी बर्फीले समुद्र में मर जाएंगे। आखिरकार सौदा मान लिया गया, लेकिन दुश्मन कप्तान ने एक और शर्त रखी। लीना का मंगेतर उसी जहाज पर था। वह चाहता था कि लीना भी इस सौदे का हिस्सा बने। इस बार नीमो ने साफ मना कर दिया। लीना कोई सामान नहीं थी। रहना या जाना, ये फैसला सिर्फ उसका अपना होगा। समझौते के बाद नीमो भारी मन से वापस लौटा। वह लीना को रोकना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई कारण नहीं था। सौदे के अनुसार दोनों जहाजों को लोहे की जंजीरों से बांधा जाने लगा। तभी दुश्मन सैनिक उनका मजाक उड़ाने लगे। कहने लगे, ये लोग तो जन्म से मजदूर ही होते हैं। माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। स्थिति शांत करने के लिए दोनों पक्षों ने एक अनोखा फैसला लिया। बर्फ के मैदान में एक बेसबॉल मैच खेला जाएगा। इधर लीना भट्टी में सबमरीन का हिस्सा ठीक कर रही थी, वहीं उसकी मुलाकात अपने तथाकथित मंगेतर हेनरी से हुई। असल सच्चाई ये थी, लीना ने उसे कभी देखा तक नहीं था। ये शादी उसकी माँ ने तय की थी। बातचीत जल्दी ही अजीब बहस में बदल गई। हेनरी का मानना था औरतों को घर में रहना चाहिए, न कि मशीनों पर काम करना। जवाब में लीना ने सिर्फ उसे घूर कर देखा। बेइज्जती महसूस करके हेनरी बाहर चला गया और गुस्सा निकालने मैच में शामिल हो गया, लेकिन घमंड में वह खुद गलती कर बैठा और उसकी टीम हार गई। उसी समय लीना भी काम पूरा कर चुकी थी। उसने पुर्जा नीमो को भेज दिया और अब उसने अपना फैसला कर लिया था। वह वापस सबमरीन पर जाकर अपने असली सफर को जारी रखेगी। लेकिन हेनरी ये मानने को तैयार नहीं था। उसने लीना की मां को भारी धन दिया था। उसके अनुसार लीना अब उसकी संपत्ति थी। सैनिकों ने लीना को जबरदस्ती कमरे में बंद कर दिया। हेनरी ने तो उसे डिनर के लिए शाही कपड़े तक दे दिए। लेकिन समुद्र की गहराइयों को देखने के बाद लीना अब पहले वाली अमीर लड़की नहीं रही थी। अब वह वहां लौटना चाहती थी जहां उसकी सच में जरूरत थी। तभी उसकी साथ आई महिला संरक्षक ने अचानक खंजर निकालकर बैरन के पैर में घोंप दिया और दोनों वहां से भाग निकली। उधर नीमो सबमरीन को जंजीरों से बांधने का काम देख रहा था। उसकी नजर बार बार दुश्मन जहाज की ओर जा रही थी, लेकिन जिस चेहरे का वह इंतजार कर रहा था वह कहीं दिखाई नहीं दिया। नीमो अभी सोच ही रहा था कि थोड़ा और इंतजार करे या वापस लौट जाए। तभी दूसरी ओर लीना और उसकी साथी सैनिकों से घिर चुकी थीं, लेकिन अब वे पहले जैसी कमजोर नहीं थीं। समुद्र की खतरनाक यात्राओं ने उन्हें तेज और फुर्तीला बना दिया था। दोनों ने जहाज की रस्सियों का सहारा लिया और फिसलते हुए सीधे बर्फ की सतह तक पहुंच गईं। दोनों जहाजों के बीच अभी शांति समझौता लागू था, इसलिए सैनिक गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर सके और इसी मौके का फायदा उठाकर लीना सुरक्षित वापस नॉटिलस सबमरीन पर लौट आई। जैसे ही इंजन चालू हुआ,
सबमरीन का विशाल प्रोपेलर तेजी से घूमने लगा। लोहे की भारी जंजीरें धीरे धीरे तनने लगीं। अचानक धड़ाम, पीछे जबरदस्त झटका महसूस हुआ। दुश्मन युद्धपोत बर्फ से बाहर खिंच चुका था। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। जैसे ही वह आजाद हुआ, बैरन हेनरी ने तुरंत आदेश दिया, तोप चलाओ। वह अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहता था और गुस्से में सबमरीन को डुबो देना चाहता था। उसके साथी ने तुरंत उसका मजाक उड़ाया। इतनी आसानी से शांति समझौता तोड़ देना किसी सभ्य इंसान की निशानी नहीं थी। लेकिन हेनरी अब तर्क सुनने की हालत में नहीं था। गुस्से में वह खुद तोप के पास पहुंचा और रास्ता रोकने वाले अधिकारी को मुक्का मारकर गिरा दिया। गोला दागा गया, लेकिन किस्मत से फ्यूज पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ। धमाका नहीं हुआ, बस सबमरीन की बाहरी दीवार पर एक छोटा सा गड्ढा बन गया। हेनरी और ज्यादा गुस्से में आ गया। वह दूसरा गोला चलाने ही वाला था, तभी उसे बंदूक दिखाकर रोक दिया गया। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक बार हमला शुरू होने का मतलब था शांति समझौता खत्म। उधर नीमो को असली सच्चाई पता नहीं थी। उसे लगा दुश्मनों ने एहसान का बदला धोखे से दिया है। गुस्से में उसने हथौड़ा उठाया और डेक पर पहुंचकर जंजीर खोलने लगा। चारों तरफ गोलियां चलने लगीं। नीमो गोलियों की बारिश के बीच फंस गया, लेकिन अद्भुत साहस दिखाते हुए वह जंजीर खोलने में सफल रहा और सुरक्षित वापस सबमरीन में लौट आया। सबमरीन तुरंत समुद्र की गहराई में उतर गई। दुश्मन से हमेशा के लिए बचने के लिए नीमो ने एक बेहद खतरनाक फैसला लिया। वे पूरी उत्तरी ध्रुव की बर्फीली परत के नीचे से सफर करेंगे। ये सुनते ही पूरी क्रू टीम भड़क उठी। सबको लगा नीमो सबकी जान जोखिम में डाल रहा है। स्थिति संभालने के लिए लीना के सुझाव पर नीमो ने समझाया, सबमरीन में मौजूद ऑक्सीजन 6 दिन तक चल सकती है, जो बर्फ पार करने के लिए काफी है। लेकिन इस बार कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। क्रू ने सवाल पूछा, इस यात्रा का असली मकसद क्या है? नीमो को लगा उसकी कप्तानी को चुनौती दी जा रही है। उसने आदेश दिया, सब लोग कप्तान का हुक्म माने। लेकिन वह भूल गया था, ये वही लोग थे जो पहले भी विद्रोह कर चुके थे और अपनी जान बचाने के लिए वे फिर से बगावत करने को तैयार थे। नीमो से हथियार छीन लिए गए। उसे उसके ही कमरे में बांध दिया गया। मुख्य अधिकारी को नया कप्तान चुन लिया गया। उनकी योजना साफ थी, 2 दिन में वापस लौटना, सबमरीन बेच देना और पैसे बांटकर हर कोई अपने घर चला जाएगा। दूसरी तरफ लीना समझ चुकी थी नीमो का असली लक्ष्य सिर्फ बदला लेना था और यही बदले की आग उसे अंधा बना चुकी थी। जब नीमो ने इससे इनकार करना चाहा तो लीना ने उससे कहा, अगर तुम सच में कप्तान हो तो अपने हर साथी का नाम और उसकी कहानी बताओ। नीमो चुप हो गया। उसे एहसास हुआ वह अपने ही लोगों को ठीक से जानता तक नहीं। इसी बीच सबमरीन में नया संकट पैदा हो गया। उत्तर ध्रुव के अस्थिर चुंबकीय क्षेत्र के कारण कंपास ने काम करना बंद कर दिया। सभी उपकरण पागलों की तरह घूमने लगे। नया कप्तान अनुभव में नीमो जितना सक्षम नहीं था। कुछ ही देर में उसने नियंत्रण खो दिया और फिर नॉटिलस सीधी समुद्र की गहराइयों में डूबने लगी। मुसीबतें अब एक के बाद एक आने लगी थीं। सबसे पहले फेस पेंट वाला इंजीनियर टॉर्पीडो सेक्शन में पहुंचा, जहां उसने देखा कि सबमरीन की दीवार से पानी अंदर आ रहा है। सबको लगा ये नुकसान दुश्मन जहाज की तोप से हुआ होगा। नए कप्तान ने तुरंत कुछ लोगों को छेद ठीक करने भेज दिया, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था असल खतरा कुछ और ही था। उधर नीमो अब भी बंद था, लेकिन उसका वफादार साथी दाढ़ी वाला नाविक चुपचाप योजना बना चुका था। ड्यूटी बदलने का बहाना बनाकर उसने पहरेदार को वहां से हटाया और नीमो को आजाद कर दिया। अब हालात बेहद गंभीर थे। नीमो समझ चुका था कि उससे बड़ी गलती हो चुकी है। बिना समय गंवाए उसने डाइविंग सूट पहना और सबमरीन के बाहर जाकर खुद जांच करने लगा। जैसे ही उसने टूटे हिस्से को देखा, उसे तुरंत समझ आ गया ये तोप का निशान नहीं था। वह झुककर ध्यान से देखने ही वाला था कि अचानक उस दरार के अंदर से एक अजीब डरावना कीड़ा बाहर निकल आया। नीमो बाल बाल बचा और तुरंत जहाज को पकड़ लिया। तभी उसने देखा नॉटिलस एक गहरी समुद्री खाई के किनारे अटकी हुई थी। नीचे चमकती हुई सूक्ष्म जीवों की एक विशाल रोशनी की धारा बह रही थी। उसी पल नीमो के दिमाग में बच निकलने की योजना आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। चुंबकीय क्षेत्र और पानी भरने की वजह से सबमरीन धीरे धीरे संतुलन खो रही थी। नीमो तुरंत अंदर लौटा और सबको असली खतरा दिखाया। जैसे ही टूटी दीवार की तरफ सबने देखा, सैकड़ों लोहे खाने वाले कीड़े पूरे जहाज में फैलने लगे और फिर सामने आई उनकी रानी, एक विशाल मां कीड़ा जिसके तेज जबड़े साफ बता रहे थे कि अब यह जहाज उसका इलाका बन चुका है। लेकिन यहीं उनकी कमजोरी भी सामने आ गई। अगर रानी मर जाए तो पूरा झुंड खत्म हो जाएगा। कीड़े वेंटिलेशन पाइप से इंजन रूम की तरफ बढ़ने लगे। पूरा क्रू तुरंत हरकत में आ गया। फेस पेंट इंजीनियर
और महिला मैनेजर पुराने तरीके से कीड़ों को रोकने लगे। पाइपलाइन के स्विच बंद किए गए ताकि उनकी रफ्तार धीमी हो सके, लेकिन असली जिम्मेदारी अब नीमो पर थी। उसने अपना बनाया हुआ भाप छोड़ने वाला हथियार पहना और बिना डर के टॉर्पीडो रूम में घुस गया। सीधे रानी कीड़े पर हमला किया। हमले से घबराकर बाकी सारे कीड़े वापस उसकी रक्षा में लौट आए। कुछ ही सेकंड में नीमो के पूरे शरीर पर कीड़े चढ़ गए। फिर भी वह चिल्लाया, मेरी चिंता मत करो, रानी को खत्म करो। एक नाविक झपटकर हमला करने गया लेकिन असफल रहा। तभी मुख्य अधिकारी को समझ आया ये कीड़े लोहे और चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। उसने तुरंत कंपास से चुंबकीय सुई निकाल ली। जैसे ही सुई दिखाई गई, रानी कीड़ा उसकी तरफ झपट पड़ा। बस यही मौका था। उसे पकड़कर सीधे टॉर्पीडो के अंदर ठूंस दिया गया। बाकी सारे कीड़े भी अपनी रानी के पीछे अंदर घुस गए। सबके इकट्ठा होते ही दरवाजा बंद किया गया और टॉर्पीडो लॉन्च। एक ही झटके में पूरा कीड़ा झुंड समुद्र में उड़ गया। सबमरीन आखिरकार उस खतरे से मुक्त हो गई। लेकिन असली समस्या अब भी बाकी थी, उत्तर ध्रुव का शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र। तब नीमो ने फिर एक पागल सी योजना रखी। अगर सारे लोग सबमरीन के कंट्रोल रूम में इकट्ठा हो जाए तो जहाज का संतुलन बिगड़ जाएगा और वह नीचे गिरकर चमकती जीवों की धारा में पहुंच जाएगा। प्रकृति की वही धारा उन्हें चुंबकीय पकड़ से बाहर निकाल सकती थी। इस बार क्रू का भरोसा जीतने के लिए नीमो ने अपना सच बता दिया। वह कभी भारत का राजकुमार था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके परिवार की दौलत हथियाने के लिए उसकी पत्नी और बेटी की हत्या कर दी। उसे झूठे आरोप में जेल भेज दिया गया। तभी से उसकी जिंदगी का सिर्फ एक लक्ष्य था, बदला। यह सुनकर पूरी टीम भावुक हो गई, क्योंकि जहाज पर मौजूद लगभग हर इंसान कभी न कभी उसी कंपनी का शिकार बना था। एक एक करके सबने अपना परिचय दोबारा दिया। अब वे सिर्फ क्रू नहीं थे, वे नीमो के साथ एक मिशन पर खड़े साथी बन चुके थे। और उसी पल कप्तान और मुख्य अधिकारी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। नॉटिलस पर फिर से एकता लौट आई। सबमरीन तेजी से संतुलन खोती हुई समुद्र की गहरी खाई में गिर पड़ी। लेकिन यही नीमो की योजना थी। इस गति से चलते हुए वे अधिकतम 3 दिन के अंदर पूरा उत्तर ध्रुव पार कर सकते थे। जैसे जैसे नॉटिलस आगे बढ़ती गई, चारों तरफ एक अजीब दबाव महसूस होने लगा। कहा जाता था कि कई साल पहले स्पेन का खजाना ले जा रहा जहाजी बेड़ा यहीं समुद्र में डूब गया था। मतलब समुद्र की तलहटी सोने चांदी और खजानों से भरी हो सकती थी। क्रू के दिल में उत्साह तो था, लेकिन सब सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा खत्म हुआ और सामने जो नजारा दिखा उसे देखकर सबकी सांसें थम गईं। विशाल पत्थर के खंभे समुद्र के अंदर आसमान छूते खड़े थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी छिपी हुई स्वर्ग जैसी दुनिया में पहुंच गए हों। नीमो और उसके साथी डाइविंग सूट पहनकर समुद्र में दबे खजाने की तलाश शुरू करते हैं। घने समुद्री पौधों को पार करते ही उनके सामने एक प्राचीन जहाज दिखाई देता है। उस जहाज पर अजीब और अनजान चिन्ह बने हुए थे। नीमो अकेले आगे बढ़ता है। इतिहास का सबसे बड़ा खजाना खोजने का पल बस सामने था। लेकिन तभी सिंहासन पर बैठा कंकाल अचानक हिलने लगा। सब घबरा गए। फिर तुरंत समझ आया कोई भूत नहीं था, सिर्फ डर ने दिमाग से खेल खेला था। लेकिन नीमो को कुछ गड़बड़ लगी। कंकाल की तलवार पूरी तरह जंग खा चुकी थी और आसपास पड़े सभी खजाने के बक्से खाली थे। क्या कोई उनसे पहले सारा खजाना लूट चुका था? नीमो आसपास तलाश करने ही वाला था कि अचानक पूरी टीम गायब हो गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी अंधेरे से एक तेज साया उसकी ओर झपटा और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब नीमो की आंख खुली तो उसने खुद को और अपने साथियों को कैदी के रूप में पाया। उनके सामने खड़ी थी एक रहस्यमयी महिला। उसने खुद को बताया फ्रेया जनजाति की रक्षक। यह पूरा समुद्री कबीला लगभग सिर्फ महिलाओं का था। पीढ़ियों से वे इस समुद्री खजाने की रक्षा कर रही थीं। जो भी खजाने की तलाश में यहाँ आता उसे मार दिया जाता। नॉटिलस ने बाहर जो टूटे जहाज देखे थे वह दरअसल चेतावनी थी। अब क्रू की हालत ऐसी थी कि उनके सिर काटे जाने वाले थे। लेकिन आखिरी पल में नीमो जोर से चिल्लाया। उसे इस जनजाति के कानून याद थे, यहाँ तक कि अपराधी को भी अपना बचाव करने का अधिकार मिलता है। रानी ने सोचा काफी समय से यह परंपरा नहीं हुई थी, तो उसने अनुमति दे दी। साथ ही कुछ योद्धाओं को भेजा गया ताकि वे नीमो की बताई रहस्यमयी सबमरीन की जांच कर सकें। इधर कैद हुए नाविक निराश थे। खजाना तो मिला नहीं, ऊपर से जान भी खतरे में पड़ गई। लेकिन नीमो शांत था। उसने कहा खजाना गायब नहीं हुआ है, बस इस जनजाति ने उसे निकाल लिया है। चारों तरफ मौजूद सजावट, हथियारों के म्यान, बर्तन और गहने सब अनमोल रत्नों से बने थे। यहाँ तक कि रानी के गले में पहना लाल रत्न ही एक नई नॉटिलस बनाने के लिए काफी था। उधर इसी बीच जनजाति की 2 महिला योद्धा चुपके से नॉटिलस में घुस चुकी थीं।
जहाज पर मौजूद बाईजी और छोटी ब्लैक लड़की ने उन्हें देख लिया। अब सामने थे एक बूढ़ी महिला और एक बच्ची बनाम प्रशिक्षित योद्धाएं। लड़ाई का नतीजा साफ लग रहा था, लेकिन जब कोई जान पर खेल जाए तो ताकत का हिसाब बदल जाता है। मरने मारने के इरादे से बाईजी ने उनका सामना किया और हैरानी की बात, वह दोनों योद्धाओं को रोकने लगी। तभी कुत्ता भी लड़ाई में कूद पड़ा। हालात और खतरनाक हो गए। सही समय पर छोटी लड़की ने तिजोरी की चाबी फेंकी। बाईजी ने तुरंत अंदर से बंदूक निकाल ली। ऐसा हथियार जनजाति के योद्धाओं ने पहले कभी नहीं देखा था। मजबूर होकर उन्हें पीछे हटना पड़ा और उसी समय कैद में खड़ा नीमो अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना बचाव शुरू करने वाला था।